हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले भी हमने 4 वीडियोस में जो सिलेबस में दिए गए हैं वो टॉपिक वाइज देख लिए हैं। और आज हम सिंचाई के बारे में देखेंगे, जो सिंचाई इसमें टॉपिक में भी दिया है, तो उससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि फसल वृद्धि के लिए प्रयोग की एक फार्मूला है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है पूछा है। यानी फसल वृद्धि में प्रयोग में लाए गए पानी की मात्रा बट्टे कुल दिया गया पानी और इंटू 100। तो इससे हमें क्या पता लगता है, तो इससे हमें सी जल उपयोग क्षमता लगता है। यानी पानी कितना हमारा उपयोग हो रहा है, उसकी क्षमता कितनी है। तो इसे निकालने के लिए फार्मूला होता है। यानी फसल वृद्धि के लिए मानो हमने 1000 लीटर पानी दिया, फसल वृद्धि मतलब 1000 उसके लिए नीड थी और हमने दे दिया 2000 दे दिया। तो इससे हम इसकी वो निकाल देंगे कि जल उपयोग क्षमता कितनी होगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये एक से, तो ये हो जाएगा दो हमारा 50। तो 50 यूनिट इसकी जो होगी जल उपयोग क्षमता होगी। तो इस तरीके से निकालना है ये। फिर है हमारा सिंचाई से पूर्व और बाद में आवश्यक एवं उपलब्ध पानी की मात्रा के प्रतिशत अनुपात को क्या कहते हैं। यानी जो सिंचाई होती है, सिंचाई के पूर्व, पहले और बाद में आवश्यक एवं उपलब्ध पानी की मात्रा के प्रतिशत अनुपात, तो इसे क्या बोलते हैं। तो इसे ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं जल धारण क्षमता। ये होती है जल को धारने की क्षमता, यानी जल कितना ग्रहण कर सकता है उसकी क्षमता। फिर हमारे पौधे द्वारा उपयोग कुल जल बट्टे सिंचाई में प्रयुक्त कुल जल गुणा 100 सूत्र से क्या ज्ञात किया जाता है। तो ये भी हमारे फॉर्मूला है कि जल बट्टे, यानी उपयोग में जितना जल ला रहे हैं, बट्टे सिंचाई में प्रयुक्त जल, जो कितना हमने सिंचाई में यूज़ किया, और उसे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इससे हमें पता लगता है ऑप्शन नंबर बी जल उपयोग क्षमता। तो यही है हमारा जल उपयोग क्षमता जो हमने पहले देखा था, ये वाला फॉर्मूला। तो ये इसी को इसने स्टेटमेंट के रूप में दे दिया है, जल उपयोग क्षमता बोलते हैं इसे। फिर हमारा जल उपयोग क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो जो ये जल उपयोग क्षमता होती है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। और इसे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, ये उपरोक्त तो सभी जो हैं जल उपयोग क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यानी कम चौड़ी सिंचाई नाली, गहरी सिंचाई नाली और पक्की सिंचाई नाली। फिर है हमारा फसल की जल मांग में शामिल है। तो फसल की जो जल मांग होती है उसमें क्या शामिल है, तो ये सभी शामिल है। वाष्पीकरण की में कम जल, वाष्पोत्सर्जन में प्रयुक्त जल और पौधे के शरीर निर्माण में प्रयुक्त जल। तो ये जल मांग की तीनों हमारी मांग हैं, जल मांग में शामिल है। मतलब छठा देखेंगे कि पौधे में जड़ के भार के अलावा इकाई भार शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए जितनी इकाई पानी की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। यानी जो पौधे के जड़ भार के अलावा इकाई का भार शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए जितनी इकाई की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं। तो इसे ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं फसलों की जल मांग बोलते हैं इसे। फिर है हमारा 630 मिलीमीटर फसल जल मांग होती है। तो जल मांग ये 630 मिलीमीटर किसकी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आलू की होती है। आलू की फसल जल मांग इतनी होती है। फिर हमारी जई की जल मांग कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी 560 से लेकर 626 मिलीमीटर इसकी जल मांग होती है। यानी इतने जल की इसकी आवश्यकता होती है, इतनी ये अब मांग करता है जल की। फिर हमारा सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस फसल में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी धान में जो होती है काफ़ी फसल की काफ़ी सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो अभी जो धन होती है ये हमारी तालाब भूमि में उगाई जाती है। जो हमारी तालाब भूमि होती है, क्वेश्चन बनता है कि तालाब भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो जो धान होती है तालाब भूमि में उगाई जाती है। क्यों उगाई जाती है, क्योंकि इसे जो पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। फिर अगला देखेंगे कि पौधे के लिए पानी की आवश्यकता किस क्रिया के लिए होती है। तो पौधे के लिए पानी जो होती है किस आवश्यक क्रिया के लिए चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के लिए चाहिए। ताप नियंत्रण के लिए भी चाहिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए भी चाहिए और संवहन हेतु के लिए भी चाहिए। तो ये हमारी सभी नीड चाहिए पौधे को। फिर हमारा 1000 लीटर पानी समतुल्य है। यानी हमारा 1000 लीटर पानी किसके समतुल्य है पूछा है। तो इसे जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा 1 घन मीटर के आ जाता है, यानी 1 मीटर क्यूब। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमारा एक टैंकी है और उसकी जो लंबाई है और चौड़ाई और ऊंचाई, जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो हमारी 1 1 मीटर है। तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, 1 × 1 × 1, यानी L × B × H। तो यहाँ से 1 क्यूब आ गया, तो 1 मीटर क्यूब। तो यानी 1 घन मीटर को ही 1000 लीटर पानी समतुल्य मानते हैं। तो इससे ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो
1000 लीटर पानी होता है वो हमारी 1 मीटर की जो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1-1 मीटर है वो टैंकी में आ सकता है। तो ये हमारा मैथ से भी संबंधित है। फिर फसलों की जल मांग होती है, तो जो फसल होती है उनकी जल मांग कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा वाष्पीवाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन प्लस अंतःस्रावण आदि द्वारा जल हानि। तो इन दोनों के योग को ही जल मांग बोलते हैं। फिर है गन्ने और धान की फसलों की जल मांग होती है। तो जो कुछ मेन फसल है उनकी जल मांग है, तो ये कितनी होती है गन्ने और धान की? तो ये बताना है। तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये होती है 1.16 से लेकर 1.23 मीटर और 1.45 से लेकर 1.637 मीटर। तो हम जानते हैं कि जो अभी हमने पहले भी देखा था धान और गन्ने ये होते हैं, इनके लिए सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। फिर अगला देखेंगे गेहूं की जल आवश्यकता है। तो गेहूं की जो जल आवश्यकता है वो कितनी है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी होगा 250 से लेकर 600 मिलीमीटर गेहूं के लिए जल आवश्यकता है इतनी। फिर है क्यूसेक है। तो एक क्यूसेक जो हमारी यूनिट होती है किसके बराबर होती है बचाए? ऑप्शन नंबर सी घन मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये हमारी क्यूसेक की इकाई होती है, यह इसके बराबर होता है। फिर है किसी फसल में सर्वाधिक जल मांग के समय को क्या कहते हैं? यानी जो कोई फसल है उसकी सर्वाधिक जल मांग होगी तो इसको स्थिति को क्या बोलते हैं? तो इसे जलमान भी बोलते हैं और संकट काल भी बोलते हैं। दोनों ए और भी सही होगा। फिर हमारा फील्ड कैपेसिटी पर पौधों को कितना मृदा जल उत्पाद उपलब्ध रहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 100 मृदा जल। फिर अधिकतर फसलों की सिंचाई मृदा में कितना जल उपलब्ध रहने की कर देनी चाहिए? यानी अधिकतर फसलों की सिंचाई मृदा में कितना जल उपलब्ध रहने पर कर देनी चाहिए? तो ये कब कर देनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी 50% पर कर देनी चाहिए। फिर अगला है हमारा सबसे अधिक सिंचाई दक्षता किस विधि से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा ड्रिप सिंचाई द्वारा। सबसे अधिक सिंचाई दक्षता इसके द्वारा की जा सकती है। फिर है हमारा 100 घन मीटर पानी किसके समतुल्य होता है? तो ये भी हमारी यूनिट है एक, तो ये 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर के बराबर 100 घन मीटर होता है। फिर अगला देखेंगे कि बेड़ी द्वारा कितने मीटर गहराई तक पानी उठाया जाता है? तो बेड़ी द्वारा कितने मीटर तक उठाया जाता है? 1.2 मीटर तक गहराई तक पानी उठाया जाता है। फिर अच्छे फुट वाल्व का मुख्य गुण क्या है? तो इसका जो मुख्य गुण है वो ऑप्शन नंबर ए होगा बड़ी छलनी। अच्छा फुट वाल्व होता है जो। फिर अगला है हमारा कि पंप सेट में डीजल की बचत के उद्देश्य से पाइपलाइन का आकार होना चाहिए। तो इसके लिए आकार कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बड़ा आकार होना चाहिए इसके लिए। फिर है हेक्टेयर क्षेत्र में जलमान किस सूत्र से निकाला जाता है? तो ये जलमान निकालने का सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला जो है ऑप्शन नंबर ए है, जो जलमान होता है वो B/V/8864 होता है। फिर हमारा प्रत्येक सेकंड में 1000 लीटर पानी बहाव की इकाई को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक सेकंड में 1000 लीटर पानी बहाव की जो इकाई कहते हैं इसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, ये इनमें से कोई नहीं होता है। फिर हमारा खुली नाली में जल प्रवाह निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा नापा जाता है? अगर कोई खुली नाली है उसमें जल प्रवाह को किस से नापेंगे? तो इसे ऑप्शन नंबर बी से नापेंगे कि जो बहाव है वो A/V। फिर हमारा कि 90 डिग्री वी नाच पर प्रभाव सूत्र होता है। तो ये कुछ फार्मूला है हमारे सिंचाई से रिलेटेड, तो इसका बी होगा थीटा बराबर जो होता है वो 0.0138 H⁵5/2। फिर हमारा फुट वाल्व का प्रयोग होता है। तो फुट वाल्व का प्रयोग हमारा ऑप्शन नंबर बी वितरण पाइप में होता है। फिर हमारा संपूर्ण शोषित जल का वाष्पोत्सर्जित भाग कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 95% होता है। फिर हमारा 1 पाउंड पानी समतुल्य होता है। तो 1 पाउंड पानी जो होता है 1 किलोग्राम पानी के समतुल्य होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सबसे अधिक सिंचाई जल की आवश्यकता किस मृदा में होती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बलुई मृदा। तो इसे सिंचाई की जल आवश्यकता सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। फिर अगला देखेंगे कि सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर सी असम की पहाड़ी मासिन नाम, या मेघालय भी बोलते हैं, मेघालय मासिन नाम में सबसे अधिक वर्षा होती है।
फिर हमारी बौछारी सिंचाई विधि अपनाई जाती है। तो बौछारी सिंचाई विधि जो होती है असमतल मृदा में अपनाई जाती है। फिर हमारा बागों के लिए उपयुक्त विधि है। तो जो बाग होते हैं उनके लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द्रोणी। फिर अगला देखेंगे कि चंबल नदी में कौन सी सिंचाई योजना संबंधित है। तो इस सिंचाई योजना से भी जो 2021 में पेपर हुआ था उससे क्वेश्चन बने थे। तो इससे कौन सी योजना संबंधित है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा कि राणा प्रताप सागर योजना, ये चंबल नदी से संबंधित है। फिर सतह की सिंचाई विधि है। तो सतह की सिंचाई विधि क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है सतह की सिंचाई विधि है। फिर हमारा बलुई मृदा वाले खेत में सिंचाई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, तोड़ विधि द्वारा की जाती है बलुई मृदा वाले खेत में। फिर द्रोणी विधि द्वारा किस फसल में सिंचाई की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आम में। आम में जो होता है द्रोणी विधि द्वारा सिंचाई की जाती है। फिर अपलावन विधि से में सिंचाई की जाती है। तो अपलावन भी एक विधि है सिंचाई की। तो इसमें पूर्ण खेत में तोड़कर पानी देकर इस तरीके से खेती की जाती है। फिर हमारा ड्रिप या ट्रिकल सिंचाई विधि अति उत्तम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बलुई या रेतीली मृदा के लिए ये उपयुक्त है। फिर हमारा अधोपृष्ठीय सिंचाई अधिक प्रभावशाली होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कड़ी अंतःपृष्ठीय मृदाओं में। फिर हमारी थाला सिंचाई विधि साधारण उपयुक्त है। तो थाला भी हमारी एक सिंचाई विधि होती है और ये हमारी तिलहनी फसल यानी जो तेल निकलता है जिससे, जैसे हमारी तिल होगी, सरसों आदि, इनके लिए थाला सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा कुंड में सिंचाई करना उपयुक्त है। तो जो कुंड में सिंचाई करना उपयुक्त है वो हमारे ऑप्शन नंबर बी, आलू में है। फिर अगला देखेंगे कि मक्के में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था है। तो जो मक्के में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दाना निकालते समय। उस समय ये क्रांतिक अवस्था है सिंचाई के लिए। फिर जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। तो जो जल प्रयोग क्षमता होती है सर्वाधिक किस में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाढ़ सिंचाई में। फिर मृदा के बारीक कण और वर्षा द्वारा मृदा की ऊपरी सतह को कठोर करने से पृष्ठीय श्रवण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा द्वारा मृदा की ऊपरी सतह को जो कठोर कर देते हैं तो इससे पृष्ठीय श्रवण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए, कम प्रभाव पड़ता है इससे। फिर हमारी समोच्च खेती में ढाल के विपरीत खेती करने से मृदा जल स्त्राव की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ जाती है। फिर हमारी खेतों को समतल बनाने में मृदा जल स्त्राव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कोई हमारा खेत है उसे हमने समतल बना दिया तो मृदा जल स्त्राव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे जो होगा हमारी ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा, जल स्त्राव जो होगा वो बढ़ जाएगा। फिर सीमांत पट्टी या नगदार सिंचाई विधियों में क्यारी और चौड़ाई प्रायः कितनी रखी जाती है? तो जो सीमांत पट्टी और नगदार सिंचाई होती है इनमें कितना रखा जाता है पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 5 से लेकर 6 मीटर। फिर हमारा अधोपृष्ठीय सिंचाई की सहायक नालियों में कितने सेमी प्रति 32 मीटर ध्यान दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5। फिर अधोपृष्ठीय सिंचाई में अधोपृष्ठीय सिंचाई में सहायक नालियों की दूरी कितनी रखी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1.25 से लेकर 3 मीटर तक रखी जाती है। फिर समतल मृदाओं के कुछ फसलें पानी के कितने घंटे रहने पर उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं? पानी में रहने पर मतलब यानी जो समतल मृदाओं में कुछ फसलें जो होती हैं पानी में कितने प्रति घंटे रहने पर उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 से लेकर 10 घंटे तक। फिर हमारा भारत में जो सिंचित भूमि है वो कितनी है? तो जो भारत में सिंचित भूमि है वो हमारी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 32% जो है वो सिंचित भूमि है। और जो भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है वो नलकूप विधि द्वारा की जाती है, नलकूपों से की जाती है। फिर गन्ना व आलू की सिंचाई किस विधि से की जाती है? यहाँ से गन्ना है और आलू, इससे किस विधि से सिंचाई की जाती है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा, कूड़ विधि, इससे इसकी सिंचाई की जाती है। हमारा कि 4.7 लीटर प्रति सेकंड जल के निकास हेतु पाइप की माप होनी चाहिए। यानी हमें अगर 4.7 लीटर प्रति सेकंड जल को निकास करना है तो इसके पाइप की कितनी वो होनी चाहिए पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 6.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए पाइप की मोटाई। फिर अस्थायी जल निकास के दौरान नालियों की गहराई रखी जाती है। तो अस्थायी जल निकास के दौरान नालियों की गहराई रखी जाती है कितनी?
रखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक। कट आउट नालियों की चौड़ाई होती है, तो कट आउट नालियों की चौड़ाई कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 से लेकर 1.5 मीटर तक। फिर हमारा यह है कि एक 40 सेंटीमीटर चौड़ा वर्गाकार नाली जिसमें पानी की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है और 1 लीटर पर सेकेंड की गति से बह रहा है, तो नाली में जल का निकास कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 क्यूबिक। फिर हमारा भीतरी जल निकास में भूमिगत नालियाँ बनाई जाती हैं, तो जो अंदर से जल का निकास होता है उसमें भूमिगत नालियाँ किस टाइप में बनाई जाती हैं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्थर की नालियाँ बनाई जाती हैं। फिर हमारा किस जल निकास में अवस्था में सहायक नालियाँ समांतर क्रम में विन्यसित रहती हैं, तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हैरगम्बन विधि द्वारा। फिर है भूमिगत जल निकास में लगे पाइप का व्यास होता है, तो जो भूमिगत जल निकास में जो पाइप का व्यास कितना होता है पूछा है, यानी डायामीटर, तो 5 सेंटीमीटर तक होता है भूमिगत जल निकास में। फिर हमारा किरियोजिन भूमिगत जल निकास हेतु नाली बनाई जाती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, समतल मृदा में। फिर अगला देखेंगे, यानी भारत में पृष्ठीय जल निकास अपनाया जाता है क्योंकि यह है, भारत में जो जल निकास होता है ज़्यादा पृष्ठीय जल निकास हमारा फॉलो किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कारण है, कम महंगा है और कम तकनीकी वाला है, सिंचाई में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए ये उपयोग में लाया जाता है। फिर समतल खेतों में मध्य काली मिट्टी में निकास नालियों के बीच की दूरी मीटर में रखते हैं, तो ये कितनी रखते हैं पूछा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये इनमें से कोई नहीं रखते हैं, ये सब ऑप्शन में गलत है इसका। फिर अगला देखेंगे कि भूमि जल निकास में 2 टाइलें कतारों के बीच वाली मृदा के कितने मीटर दूरी पर रखते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा कि 9 से लेकर 15 मीटर तक रखते हैं। फिर हमारा दोमट मृदा में 2 टाइलें कतारों के बीच की दूरी क्या रखती है, तो जो दोमट मृदा में 2 टाइल कतारों के बीच में दूरी होती है वो ऑप्शन नंबर सी हमारी 18 से लेकर 30 तक होती है मीटर। फिर अगला देखेंगे कि मृदा में जल निकास की क्रिया द्वारा तो क्या होता है, जो मृदा में जल निकास होता है इसकी क्रिया द्वारा क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, हानिकारक लवण जो होते हैं कम हो जाते हैं। फिर हमारा जल निकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण उपयुक्त है, तो जल निकास के बारे में कौन सा हमारा सही है, तो कृत्रिम रूप में से फालतू पानी जो होता है खेत से बाहर निकालना, ये इसके बारे में सही है। फिर हमारा भूमिगत जल निकास में नाली का निर्माण किया जाता है, तो जो इसमें नाली का निर्माण किया जाता है वो मोल हल द्वारा किया जाता है। फिर हमारा चिकनी मृदा में अधोपृष्ठीय जल निकास नाली की दूरी कितनी रखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी 20 से लेकर 25 मीटर तक रखी जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।